आजकल हम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं डेट इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इंडिया एक फ्यूचर में सुपर पावर बनने वाला है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। बट इस चीज़ को लेके मैं उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा डेट वाई इंडियाज़ फ्यूचर इज़ इन डेंजर अगर आज से 10 से 15 सालों में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए। बट वी स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी बातों में सेंस लगता है देन आई हाईली अर्ज यू टू शेयर दिस वीडियो ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी आप करेंटली इंडिया को देखोगे तो अभी इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही साथ में फेस कर रहा है। चलिए मैं उसे वन बाय वन आपको काउंट करके बताता हूँ। नंबर 1, इंडिया चाइना प्रॉब्लम। अभी इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे रीजन्स में डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। पहला गालवान पे, दूसरा डोकलाम रीजन पे और तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे चाइना अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना चाहता है। ये रहा बात नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की, जहाँ पे हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब अगर बात की जाए नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान हमेशा एक एनिमी रहा है और हमारा उनके साथ कश्मीर को लेके हमेशा एक बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। अगर आप नॉर्थ पार्ट को देखोगे तो हमारा नॉर्थ पार्ट में हमारे दोनों साइड हमारे एनिमी है और इसी की वजह से इंडियन मिलिट्री फोर्सेस इन बॉर्डर्स पे हमेशा तैनात रहते हैं 24 घंटे, ताकि इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट ना आ पाए, ताकि इंडिया का सोवरेनिटी बना रहे। और इस सोवरेनिटी को पाने के लिए हम लोग एक बहुत ही भारी कीमत पे करते हैं। हम लोग हर साल 70 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे सिर्फ इंडियन मिलिट्री फोर्सेस पे इन्वेस्ट करते हैं हर साल। और ये भारत के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक होता है जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री में ही जाता है। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो इंडिया के चल रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ की। अगर अभी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट बाकी देशों से बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और 50% भी मुझे लगता है मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिटरेट उन लोगों को भी बोला जाता है जो 10वीं पास कर लेते हैं, जिन्हें बस अपना नाम लिखने आता है, उन्हें भी यहाँ पे लिटरेट बोला जाता है। तो ये संख्या अगर असल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो गरीबी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि इंडिया में इंटरनल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और ये मैं सिर्फ एक मेन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये प्रॉब्लम्स को अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स सदियों से चलते आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हुए आज तक, ये हमेशा चलते आ रहे हैं। और जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ देखोगे, इंडिया चाइना प्रॉब्लम, इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम और इतने सारे जो इंडिया में इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को इंडिया एक ही साथ साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व कर सकता है। कोई नहीं सॉल्व कर सकता, कोई भी सरकार आ जाए नहीं सॉल्व कर सकता है। द क्वेश्चन कम्स दैट इंडिया इन सारे प्रॉब्लम्स को आज तक क्यों नहीं सॉल्व कर पाया है या फिर कर पा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप रीज़न को देखोगे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जिसमें सबसे पहला आता है करप्शन, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम है जो हम सभी लोगों को पता है। बट इसके साथ साथ मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया इलेक्शंस। अगर आप इलेक्शंस को देखोगे तो इंडिया में हर 3 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कैंपेन्स करने होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करने होते हैं, रैलीज निकालनी होती है। और इन सारे चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा। एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इंडिया के प्रॉब्लम से ज़्यादा इंडिया के इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि कोई इंसान, कोई कैंडिडेट, कोई पार्टी इलेक्शन क्यों लड़ता है? जीतने के लिए लड़ता है। और जीतने के लिए वो पैसे लगाएगा ही लगाएगा। वो क्यों नहीं लगाएगा पैसे? वो लगाएगा, वो जीतना है उसे। ये तो रही एक बात। अब इससे अगर जनता के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जनता किस पार्टी को जिताती है? जनता उस पार्टी को जिताती है जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे कि उनके प्रॉब्लम्स हो गए, गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, रोड्स हो गए। ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंडिया में फेस करता है, तो वो उन्हीं लोगों को वोट करते हैं जो उनके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, विच मेक सेंस ऑल्सो। बट इसके बाद जब कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है और उनकी सरकार बनती है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी होती है? नंबर 1, उनकी ये प्रायोरिटी होती है कि वो सबसे पहले इलेक्शन जीते। तो वो फिर से इलेक्शन पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 3 महीने में इलेक्शंस होते हैं और कोई भी पार्टी चाहेगी कि उनकी सरकार बनी रहे, तो इसलिए वो सबसे पहला पैसा इलेक्शंस में
पुट करते हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल 70 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं इंडियन मिलिट्री फोर्सेस पे। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंटरनल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अगर आप इस सिनेरियो को गौर से देखोगे तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप इंडिया के एक्सटर्नल इश्यूज को सॉल्व करने पे फोकस करते हो तो आपके इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्शन हार सकते हो, आपको वोट नहीं मिलेंगी, तो आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सरकार जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करते हो तो इससे आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी पे थ्रेट आ सकता है, तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अगर आप सोच रहे हो डैट ये सारे इश्यूज़ को साथ में सॉल्व किया जा सकता है तो वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसी सिनारियो की वजह से आई थिंक राइट नाउ दैट इंडियाज़ फ्यूचर इज़ इन डेंजर, इंडियाज़ फ्यूचर इज़ ब्लीक। एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यहाँ मैं किसी गवर्नमेंट को प्रमोट या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि किसकी सरकार बने, मैं यहाँ बस आपको एक सिंपल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट्स द सॉल्यूशन, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो इलेक्शंस जो इंडिया में हर 3 से 4 महीने में होते रहते हैं, हमें उस चीज़ को बंद करना होगा और इसके जगह हर 4 से 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होने चाहिए और उस इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतती है उसे फिर काम करने देना चाहिए और इससे गवर्नमेंट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो हर 3 महीने में इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं वो बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि देयर आर मच मोर जॉब गिवर्स देन जॉब सीकर्स। देखिए ऐसी बात नहीं है कि इंडियन स्मार्ट नहीं होते हैं, इंडियंस आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बट इसके बाद भी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? वेल द आंसर इज दैट इंडिया के जितने भी स्मार्ट माइंड्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और बाहर देशों के लिए सर्व करते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की ही बात की जाए तो उसके जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं, जहां अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, तो वहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला है। और हम इंडियंस इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं डैट देखो एक इंडियन बाहर जाके किसी दूसरी कंपनी को रन कर रहा है और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। बट द क्वेश्चन कम्स दैट इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होता है? इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप खुद ही सोचो डैट इंडिया का एक स्मार्ट आदमी बाहर जाता है, बाहर देशों की कंपनीज को रन करता है, उनके प्रोडक्ट्स बनाता है, उनके सर्विसेज बनाता है और फिर वही सर्विसेज को इंडिया में बेचता है और इंडिया इन्हीं सर्विसेज को बहुत ही भारी प्राइस पे करके यूज़ करता है। क्या फ़ायदा होता है इंडिया को इससे? अगर आप गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट को ही देखोगे तो इन कंपनीज की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए इंडिया एक बहुत ही भारी प्राइस पे करता है और इसके साथ साथ इंडिया दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट भी हो जाता है। तो किसी इंडियन के बाहर जाके दूसरी कंपनी में काम करने से इंडिया को कोई फायदा नहीं होता है। जरा आप खुद ही सोचो दैट इंडियन स्मार्ट माइंड्स जो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, अगर वो इंडिया ही में रह के काम करने लगे तो इससे इंडिया कितना ज़्यादा डेवलप और ग्रो कर सकता है और इससे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट इशू भी सॉल्व किया जा सकता है। सो वी नीड टू स्टॉप ग्लोरीफाइंग दिस थिंग दैट जो इंसान बाहर जाता है और बाहर जाके काम करता है वही सक्सेसफुल हो सकता है। हमें ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना चाहिए जो इंडिया में रह के इंडिया के लिए काम करते हैं और ऐसा करने से इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आ सकता है जिससे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए इंडिया के इंटरनल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, जहाँ पे अगर आजकल आप देखोगे तो लोग फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आउटरेज हो रहा है बहुत ज़्यादा और हेट्रेड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, रिस्ट्रिक्शन लगाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है दैट इंडिया में अब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ताकि लोग जो मन में है वो नहीं कर पाएँ। मीन्स अगर मेरी समझ में, मेरी ओपिनियन में अगर 100% में से अगर 1-2% मेरी फ्रीडम चली भी जाती है जिससे इंडिया को बेनिफिट होता है, इंडिया को फ़ायदा होता है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो दैट इंडिया का फ्यूचर ब्राइट हो तो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस तो ज़रूर करने पड़ेंगे। आप ये बोलोगे कि आप सैक्रिफाइस भी नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो और साथ में आप चाह रहे हो कि देश डेवलप करे और सब चीज़ हो, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। देखिए बात बिल्कुल सिंपल सी है दैट हम सभी ये चीज़ बोलते रहते हैं दैट इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बट इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि कैसे। मतलब ये ऐसे हो गया डैट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें जाना है बट हमें रास्ता ही नहीं पता है कि कैसे जाना है, बट बस हमें जाना है इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि इंडिया बनेगा बनेगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। हमें स्टेप बाय स्टेप हमें एक
प्लान सेट करना पड़ेगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द प्लान विच वी हैव टू टेक। जब तक हम लोग अपने इंटरनल इशूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी अपने एक्सटर्नल इशूज़ जो हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ है, चलो पाकिस्तान को तो आप साइड कर लो क्योंकि उनसे हम डील कर सकते हैं, बट चाइना के साथ हम नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हम अपने इंटरनल इशूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे। सो इंडिया नीड टू मेक सेक्रीफाइसेस, सो इट्स टाइम टू गो हार्ड फॉर आवर बेटर फ्यूचर। हे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो देन वॉच दीज वीडियोस विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।